जय मां भारती। मैं भगवान सिंह नायक मां भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बल के प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल बल मतलब नाभिकीय बल और दुर्बल बल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल और घर्षण बल। तो अभी देख लेते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? देखिए, अब हमने वृत्तीय गति देखी थी, ये अपना वृत्त हुआ। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में गति करती है, मतलब वृत्तीय मार्ग में गति करती है, तो उसे एक बल की आवश्यकता लगती है, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। मतलब बिना अभिकेंद्रीय बल के कोई भी वस्तु वृत्तीय गति में गति नहीं कर सकती। मतलब चाहे उसकी दिशा ऐसे हो जैसे ये इस दिशा में गति कर रही है, तो इस दिशा में गति करने के लिए उसे किस बल की आवश्यकता होगी? उसे वृत्तीय बल की मतलब अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। तो इस बल के अभाव में कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति नहीं कर सकती। अब वृत्त है तो मैथ से संबंधित हम फार्मूले देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ये क्या होती है? जो आसपास का घेरा है, ये क्या कहलाता है? अपना परिधि, सरकमफेरेंस। और इस ये क्या होता है? इसका केंद्र, और केंद्र से ये परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? आर। आर क्या है? त्रिज्या। क्या है? आर त्रिज्या है। और ये सभी क्या कहलाती है? व्यास। क्या है ये सभी जीवा है। क्या कहलाती है? जीवा। और जो जीवा केंद्र से होकर जाती है, किससे? वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम व्यास कहते हैं। और ये सब क्या है? जीवा। ठीक, चलो तो अब शुरू करते हैं हम वृत्तीय गति, अभिकेंद्रीय बल। तो ये तो होगा अपना मैथ्स से रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ा बहुत मैथ्स का भी नॉलेज मिलता रहे साथ ही साथ। तो बिना अभिकेंद्रीय बल के कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति नहीं कर सकती। तो ये हमें समझना है कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। देखिए, अभिकेंद्रीय बल तो मतलब केंद्र की ओर, अभी मतलब उसकी ओर, तो केंद्र की ओर लगने वाला बल। किसकी ओर? केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा होगा? अपना अभिकेंद्रीय बल। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करती है, तो उसके लिए किस बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका फार्मूला क्या हुआ, देखिए हमने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या देखा? F बराबर ma। ठीक, ये भी बल है। हाँ, अब देखिए ये वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है, तो यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न होगा तो इसका त्वरण कितना होता है? A बराबर v²/r। क्या होता है? त्वरण v²/r। तो क्या हो जाएगा? F बराबर mv²/r। ये कौन से बल का फार्मूला? अपना अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला है। किस बल का? तो अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर mv²/r। मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इन। तो इससे हम यूँ भी समझ सकते हैं कि हाँ भाई, इसमें त्वरण को क्या है? अपना v²/r, ताकि F बराबर ma का भी उपयोग कर ले। सीधा हमें यूँ याद रखना है कि F बराबर क्या होता है? mv²/r होता है। इस प्रकार से कोई गति कर रहा है, सपोज कि ये इसकी गति है, तो इस गति को बनाए रखने के लिए उसे किस बल की आवश्यकता होगी? अभिकेंद्रीय बल की। जैसे आपने देखा होगा, हम जब भी हम गति करते हैं, जैसे ये मोड़ आया, जैसे अभी हमने टर्न लिया, तो हम उस तरफ झुक जाते हैं। किस तरफ झुक जाते हैं? हम इस केंद्र की ओर झुक जाते हैं। आपने अनुभव क्या होगा? मोड़ पर जब हम गाड़ी चलाते हैं और मोड़ते हैं, तो हम थोड़ा उसकी तरफ झुक जाते हैं। हम क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि अगर हमें इसी गति में करना है, मतलब अपनी गति को बनाए रखने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। तो बल की आवश्यकता होती है, तो हम इसलिए झुक जाते हैं ताकि हमें अभिकेंद्रीय बल मिल जाए। कौन सा बल मिल जाए? अभिकेंद्रीय बल मिल जाए। तो क्योंकि अभिकेंद्रीय केंद्र की ओर लगेगा, तो ये बल मिल जाएगा, तो हम अपनी गति को बरकरार रख पाएंगे। अगर ना मिल पाया तो फिर क्या होगा? हम इस दिशा में गिर जाएंगे। ठीक, तो हम गिर सकते हैं। इसलिए किस बल की आवश्यकता होगी? अभिकेंद्रीय बल की। तो हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ताकि हमें पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो उदाहरण की बात तो अभी हमने पहला उदाहरण तो हमने देख ही लिया है। क्या है अपना पहला उदाहरण? कि मोड़ पर गति करते समय या मुड़ते समय हम क्या करते हैं,
उस तरफ झुक जाते हैं। मतलब किस तरफ झुक जाते हैं? केंद्र की ओर। क्योंकि अगर हम मोड़ होगा ये, ऐसे हम यूँ मोड़े तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक वृत्त बना ही लेगा, ये एक वृत्त बन गया, तो इस केंद्र की ओर हम मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभी केंद्रीय बल मिल जाए, तभी तो हम गति कर पाएंगे, नहीं तो फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे मतलब। तो मोड़ पर गति करते समय हम झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? ताकि हमें अभी केंद्रीय बल मिल जाए। तो मोड़ पर गति करते समय, या हम यूँ कहें, जैसे दूसरा उदाहरण सूर्य चंद्रमा की बात कर लेते हैं, मतलब सूर्य की बात। तो अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य के ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो इन्हें गति करने के लिए भी अभी केंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। इन्हें अभी केंद्रीय बल कहाँ से मिल जाता है? तो इन्हें जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे उसे क्या मिल जाता है? अभी केंद्रीय बल मिल जाता है। तो सूर्य के परिध मतलब इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते ग्रह, उसमें भी किस बल की आवश्यकता होती है? अभी केंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। और अभी केंद्रीय बल किससे मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। हमें जब हम मोड़ पर मुड़ते हैं तो हमें किससे गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है? मतलब अभी केंद्रीय बल मिलता है तो हमें घर्षण बल से मिलता है। जैसे कि अपनी साइकिल होगी या मोटरसाइकिल होगी, इस पर कोई सवार होगा, तो जब जो भी ये सवार होगा तो इस पहिए इसके क्या होगा? ये रोड है अपना, इस रोड पर उसे घर्षण बल मिल जाएगा, क्योंकि घर्षण बल अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो घर्षण बल इसको मिल जाएगा। तो ये घर्षण बल हमें क्या प्रदान कर देगा? अभी केंद्रीय बल प्रदान करेगा। कौन सा बल? घर्षण बल। तो ये हो गया। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे हम हाथ में पानी की भरी बाल्टी को घुमाते हैं, तो घुमाते हैं, कभी घुमाया होगा। चलो छोटी बात मान लेते हैं, कोई भी हमने एक वस्तु को ऐसे ऐसे हम घुमाते हैं, तो ऐसे घुमाते हैं तो वो भी किसके कारण वो घूमता है? देखो ये ऐसे हमने घुमाया, तो ऐसा बन जाएगा एक पद जब हम यूँ घुमाते हैं। तो ये भी किसके कारण हो गया? अपना अभी केंद्रीय बल के कारण। देखिए इसी में हम पढ़ लेते हैं दिशा का जड़त्व। हमने जड़त्व तो पढ़ ही लिया था जब न्यूटन का प्रथम नियम था, तो उसमें जड़त्व थे। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? विराम का जड़त्व, गति का और एक दिशा का। तो प्रथम जो नियम है न्यूटन का, वो विराम का और गति का जड़त्व क्लियर हो जाता है उसमें। अब एक बचता अपना दिशा का जड़त्व, तो उसको इसमें देख लेते हैं क्योंकि रिलेटेड ही है। अब देखिए जब हम जैसे इसको छोड़ देते हैं, सपोज कि हमने बाल्टी को पानी से घुमाया, ठीक, जब हमने घुमाया तो ये जो गति कर रहा है, ये तो कौन सी गति हो गई? उसकी वृत्तीय गति हो गई, और इसके लिए अभी केंद्रीय बल मिल जाएगा। किस बल की आवश्यकता लगेगी? अभी केंद्रीय बल मिल जाएगा। लेकिन जब इसको हम छोड़ देंगे, ये जब इसको हमने छोड़ दिया तो किस दिशा में गति करेगा? इस दिशा में। इधर आएगा तो इस दिशा में, इधर आएगा तो ये इस दिशा में। तो जब हम इसे छोड़ देंगे तो जिस प्रकार से गति करता रहेगा वो फिर कौन हो जाएगा? अपना दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व तो क्यों हो जाएगा ये? तब जब हम छोड़ देंगे तो इस दिशा में गति करेगा, ठीक। तो ये किसके लिए होगा? ऐसे होता है अपना कीचड़ का, कि जब हम वाहन चलाते, बारिश के दिनों में देखा होगा, अगर ये अपनी साइकिल है, ये इसका पहिया है, तो जब ये पहिया अगर कीचड़ में जाएगा, जैसे ये कीचड़ है तो ये कीचड़ लगेगा, तो कीचड़ की दिशा कैसी होगी? ऐसी दिशा होगी। तो ये यूँ जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो ऐसे ऐसे कीचड़ फेंकेगा ये, ठीक। तो कौन सी दिशा? टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्शज या कोई बात नहीं। तो इस दिशा में से ये फेंकेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे वाहन में हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? मड गार्ड लगा देते हैं। ऐसे लगा देते हैं, जैसे हम बोलते हैं पतरा लगाते हैं, तो ऐसे हम पतरा लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? ताकि वो जब कीचड़ जाएगा ऊपर तो कहाँ जाएगा? इससे टकरा के वापस नहीं किया जाएगा, ताकि हम कीचड़ में ना छिड़काएं। तो ये किसके कारण हो जाता है? यहीं पर हो जाता है अपना दिशा का जड़त्व, कि इसकी दिशा किसके हो रही है? तो दिशा का जड़त्व हो रही है। हम क्यों लगाते हैं? ताकि ये कीचड़, क्योंकि छोड़ने के बाद किस दिशा में ऐसे गति करेंगे, ताकि फिर हम कीचड़ ना लगे। तो ये भी हो जाएगा कीचड़ से बचाने के लिए या बचने के लिए क्या लगाते हैं? हम मड गार्ड का यूज़ करते हैं, ठीक। ये होगा जब हम धार करते हैं। आपने देखा होगा धार करते समय भी चिंगारियाँ ऐसे उठती है, जैसा जैसा वो घूमता जाता है और धार होती जाती है तो चिंगारियाँ ऐसे ही उठती है, मतलब इसी दिशा में दिशा गति करती है। जैसे कि ये अपना हो गया, तो दिशा अगर ये केंद्र है ऐसे, तो ये दिशा ऐसे होगी, इसकी दिशा ऐसे होगी, इसकी दिशा ऐसे होगी।
मतलब ऐसी दिशा करेगा। तो जैसे अब हम इस पर लगाते हैं तो चिंगारियाँ ऐसे उठती है, ऐसे चिंगारियाँ, तो ये किसके हो गया, ये दिशा के जड़त्व के लिए भी काम करेगा। और ये अपना किस बल के, अभिकेंद्री बल। ठीक, तो ये हो गया अपना अभिकेंद्रीय बल। अब इसमें भी क्या प्रतिक्रिया न्यूटन का थर्ड नियम लगता है क्या? हाँ, इसमें भी न्यूटन का थर्ड नियम लगता है, मतलब तृतीय नियम लगता है। वो क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया, ये होता है क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। क्या है न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। ठीक, जैसे हमने अपना ये हाथ लिया, क्या लिया है, अपना हाथ लिया, इस पर हमने एक पत्थर रखा या कुछ भी हमने इसको डोरी से बांध दिया और इस डोरी में क्या रखा है, एक पत्थर है, पत्थर का एक टुकड़ा है। तो जब हम इसको घुमाते हैं तो ये घूम रहा है, मतलब अभी ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है। तो ये किसके कारण कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, उसको अंदर की ओर खींच रहे हैं, हम पत्थर को किस ओर खींच रहे हैं, अंदर की ओर। और पत्थर कहाँ जा रहा है, दूर, तभी तो होगा। अगर खींच लेंगे तो अपने पास ही जाएगा, तो घूमेगा कैसे, नहीं घूम सकता। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा, थर्ड नियम, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो हम क्या कर रहे हैं, इस रस्सी को अपनी ओर खींच रहे हैं, मतलब पत्थर को अपनी ओर खींच रहे हैं और पत्थर हमसे दूर जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है सेम। तो तभी तो वो गति करेगा, अगर नहीं करेगा, जैसे हमने खींच लिया और वो भी आ गया तो हमें पत्थर की लग जाएगी। ठीक, गति तो दूर की बात। इसलिए क्या होगा, ये इस तरफ गति करेगा, हम पत्थर को खींचेंगे और पत्थर हमसे दूर जाएगा। तो कौन सा नियम लगेगा, तीसरा नियम। आप में मौत के कुएं होते हैं, मोटरसाइकिल जब चलाते हैं तो उसमें भी क्या लगता है, ऐसा ही होता है। तो उस बल को कभी कभी अपकेंद्रीय बल भी मान लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो वहाँ पर क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल का प्रतिक्रिया बल, मतलब न्यूटन का थर्ड नियम लागू होता है। ठीक, तो ये हमें हो गया, ये कौन सा बल हो गया अपना, अपकेंद्रीय बल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, A बराबर mv²। अब इसके बाद आता है अपना अपकेंद्रीय बल। अब देख लेते हैं हम अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, तो अपकेंद्रीय बल हम यूँ समझ लेंगे कि जो अभिकेंद्रीय बल है उसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। देखिए अभिकेंद्रीय बल की अगर हम बात करें तो कैसा लगता है, केंद्र की ओर, मतलब दिशा देखिए तीर के निशान किस तरफ है, केंद्र की ओर। जैसे ये गति कर रहा है, ठीक, तो इसकी दिशा ऐसे होगी। जैसे अगर ऐसा है तो इसकी दिशा ऐसे होगी, ये यू है तो इसकी दिशा ऐसे होगी। ये टेंजेंट लाइन ने स्पर्श किया। तो अगर हम बात करें किस ओर लगता है, केंद्र की ओर। कौन सा बल है अपना, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, इसका मान क्या होता है, बराबर है mv²/r। अब होता है अपकेंद्रीय बल, तो ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है। किस ओर लगता है, ये बाहर की ओर लगता है। जैसे ये होगा अपना वृत्त। तो अगर हम बात करें कि ये तो अब दिशा इस तरफ है, ये दिशा हो गई केंद्र से बाहर की ओर। तो बाहर की ओर लगने वाला बल कौन सा होगा अपना, अपकेंद्रीय बल। ये अगर देखें हम अपकेंद्रीय बल, तो यहाँ एक प्रकार का छदम बल है। क्या है, छदम बल है, जड़त्वीय बल है। देखिए अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो हमने दैनिक जीवन में देखे होंगे, जब मोड़ आता है तो हम मुड़ते हैं। ठीक, जैसे हम कोई कार में एक व्यक्ति बैठा है, सपोज कि अगर कार चलती चलती अचानक दाईं ओर मुड़ जाए, किस ओर मुड़ जाए, दाईं ओर। सपोज कि दाईं ओर इधर बना रहा हूँ मैं अभी, किस ओर, अगर दाईं ओर। जैसे अगर हम दिशा की बात करें रीजनिंग के अकॉर्डिंग, तो ये दायां किधर होता है हमारा, नीचे होता है, दायां ओर। तो अगर व्यक्ति दाईं ओर मुड़ा है तो झटका किधर लगेगा, बाईं ओर। मतलब वो किस तरफ मुड़ जाएगा गाड़ी के अंदर, बाईं ओर। अगर वो बाईं ओर मुड़ा तो फिर किधर हो जाएगा, दाईं ओर। देखो होता क्या है, जैसे ये मुड़ा, ये ऐसे, तब उसे अभिकेंद्रीय बल तो मिलना चाहिए, अभिकेंद्रीय बल तो मिलना चाहिए। तो अगर वहाँ नहीं मुड़ता है तो मतलब वो नहीं मुड़ने का कारण ये हुआ कि अभी उसे अभिकेंद्रीय बल नहीं मिला। जब वो सपोज कि यहाँ बैठा था, कुछ यहाँ पर बैठा था, तो उसका झटका देखिए, अब विराम में अवस्था में तो है रहेगा, वो पैर विराम अवस्था में रहेंगे, लेकिन ऊपरी हिस्सा गति अवस्था में आ जाएगा, तो वो कुछ इधर खसक जाएगा, मतलब ऊपरी हिस्सा इधर हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा वो हो जाएगा। ठीक, जैसे यूँ थे तो इधर मुड़ रही है तो इधर हो जाएगा। और अगर ठीक बात समझ में आ रही है, जैसे कि अगर
ये अपना दायां हाथ है, अगर वो दाएं तरफ गाड़ी मुड़ रही है, दाएं हाथ टर्न लिया और व्यक्ति बायां हो जाएगा, अगर बायां टर्न लिया तो दाएं तरफ हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा? ताकि उसे आवश्यक अभिकेंद्री बल मिल जाए, क्योंकि अभिकेंद्री बल जरूरी है वृत्ति गति करने के लिए। कौन सा बल जरूरी होता है? अपना अभिकेंद्री बल जरूरी है, तो इसलिए वो बाईं ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ था तो खसक कर अब यहाँ आ गया, ठीक, मतलब जगह से नहीं खसका पर ऊपरी हिस्सा ऐसा हो गया। तो अगर दाईं मुड़ेगी तो व्यक्ति किस ओर मुड़ेगा? बाईं ओर, मतलब अंदर किस ओर झटका खाएगा? बाईं ओर। अगर बाईं ओर मुड़ेगी तो दाईं ओर। तो मोड़ पर मुड़ते समय, ठीक, ये किसके उदाहरण हो गए? हमारे अपकेंद्रीय बल के उदाहरण। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्रीम निकालने की मशीन, क्रीम निकालने की मशीन, दूध से दही बनाना, ये किसके हैं? अपकेंद्रीय बल। ड्राई क्लीनर, ड्राई क्लीनर, ये भी किसके? अभिकेंद्रीय, मतलब सॉरी अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है? वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल कौन सा है? अपना अपकेंद्रीय बल है। अब पढ़ते हैं हम घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए घर्षण तो हम समझ ही गए, घिसना, तो हाँ सही समझे, वहीं तक जाना है। देखिए घर्षण बल 3 प्रकार का होता है और घर्षण बल हमेशा क्या करता है? गति का विरोध करता है। क्या करता है? गति का विरोध करता है। कौन कौन से होते हैं इसका? स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और एक लोटनिक या बेलन, लोटनिक घर्षण बल। अब देखिए, अब घर्षण बल तो आप समझ ही गए। देखिए अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो जब हम चल पाते हैं, किसके कारण चल पाते हैं? घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं। हम खा पाते हैं, चबा पाते हैं, मतलब खाएंगे तो चबाएंगे भी, तो चबाने के लिए भी किस बल की आवश्यकता होती है? घर्षण बल की, क्योंकि हमारी दाढ़ कैसी होती है? ऐसी होती है, अंदर धसी हुई होती है, तो यहाँ दाना रखा होता है। अब ऊपर से भी ऐसी दाढ़ आएगी, वो इसको दबा देगी, तो खाना अच्छे से चब जाएगा और पच जाएगा, ठीक। चलो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, पाचन तंत्र में। अब इसको समझ लेते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल और सर्पिल घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या है? गति की विपरीत दिशा में लगने वाला बल कौन सा है? अपना घर्षण बल, ठीक। जैसे हम इस ओर गति कर रहे हैं, ये बल किस ओर गति कर रही है? इस ओर गति कर रहे हैं ये, तो घर्षण बल किस दिशा में लगेगा? इसके विपरीत दिशा में। किस दिशा में लगेगा? विपरीत दिशा में। हम धकाएंगे उधर और इधर लगने वाला बल कौन सा हो जाएगा? अपना सर्पी, मतलब कौन सा बल होगा? अपना घर्षण बल, मतलब गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल कौन सा बल होगा? अपना घर्षण बल हो गया, ठीक। जैसे हम जब चलते हैं, तो अगर हम ये चलते हैं यूँ, तो जब हम चलते हैं तो हम आगे चलते हैं और घर्षण बल कैसे लगता है? इधर लगता है। जैसे न्यूटन का तृतीय नियम, तो हम चल पाते हैं तो, ठीक। अब देखिए ये तो होगा अपना घर्षण बल। अब आता है अपना इसके प्रकार कि स्थैतिक घर्षण बल। अब देखिए स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अगर हम बात करें, देखिए कोई अगर वस्तु स्थिर है, ये ऐसी रखी है, तब जब हम इसको किसी वस्तु पर खिसकाते, जैसे कि ये टेबल है, इस टेबल पर हमने इसको खिसकाया, तो जब भी तब खिसकाते और ये ना खिसके, पहली बात खिसकना नहीं चाहिए, हम इसको खसकाते और ये ना खिसके, तो इसके बीच लगने वाला घर्षण बल कौन सा होगा? स्थैतिक घर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा? स्थैतिक घर्षण। कि जब हम किसी टेबल पर या किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के ऊपर खिसकाते हैं और वो ना खिसके, तो उसके बीच लगने वाला बल कौन सा होगा? स्थैतिक घर्षण बल। अब सर्पी घर्षण, अब सर्प क्या करते हैं? सर्प तो यूं यूं रेंगते हैं भैया, ये होता है। आगे पढ़ेंगे हम सर्प के बारे में। तो देखिए अगर सर्प ऐसे रेंगता है तो मतलब वो ऐसे खिसकता है, यहाँ से खसका फिर आगे धीरे धीरे खसकता है। तो ऐसा ही हमें लिखना है कि जब किसी वस्तु को हम दूसरी वस्तु पर खिसकाते हैं और वो खिसक जाती है, तो कौन सा बल लगता है फिर उस पर? सर्पी घर्षण बल। कौन सा बल? जैसे इस वस्तु को हमने यहाँ रखी थी, हमने खसकाया और ये खसक कर यहाँ आ गई, तो अब इनके बीच लगने वाला बल कौन सा हो गया? सर्पी घर्षण बल, ठीक। देखिए पहले स्थिर थी, हमने खसकाया, ना खसकी, वो वहीं की वहीं थी, वो कौन सा होगा? स्थैतिक घर्षण। जब हमने इसको खसकाया और ये खसक गया, तो अब इसके बीच लगने वाला घर्षण बल कौन सा हो गया? सर्पीय घर्षण। अब सर्प से समझ लेना, आप तो किसे जब समझना? सर्प से। जब हम पढ़ेंगे
सर्प के बारे में। अब देखिए लोटनिक घर्षण बल, ये क्या होता है लोटनिक, तो इसको लोटनिक को समझ लो बेलन से। अब आपने बेलन तो देखा होगा, बेलन अब 2 प्रकार के, एक तो अपना रोड बनाने वाला और एक अपना रोटी बनाने वाला, दोनों के काम एक जैसे ही है। जैसे ये रोटी ऐसे हम उस पर ऐसे यूँ चलाते हैं, ये अपना रोटी वाला बेलन, तो जब हम इसको चलाते हैं तो इसकी स्थिति बदल जाती है, मतलब ये चलता है। तो आप तो समझ जाएंगे रोलर, तो रोलर जो चलता है तो उसके बीच लगने वाला घर्षण बल कौन सा हो जाता है, अपना लोटनिक घर्षण बल। मतलब सतह, ये हो गई अपनी सतह, कुछ भी सतह मान लो, ये सतह हो गई और इस पर ये लोटनिक घर्षण बल हो गया। तो अब ये घूमता हुआ जाएगा, मतलब जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु लुढ़कती है, क्या करती है, लुढ़कती है, तब उसके बीच लगने वाला बल कौन सा होता है, अपना लोटनिक घर्षण बल। क्या रखना है हमें, लुढ़कती है। जैसे अभी वो लुढ़का, तो देखिए अब ये, अब इससे समझते हैं, ये स्थिर है, नहीं खसक रही है, तो कौन सा बल हो गया, ये स्थितिक घर्षण। जब हमने इसको खसका दिया, ऐसे खसका दिया, ऐसे खसका दिया, तो कौन सा बल होगा, सर्पी घर्षण। अब जब ये ऐसे घूमती हुई जाती है, देखना ये ऐसे घूम रही है, तो ये घूमते हुए जब जाती है या लुढ़कती है, तो कौन सा बल होगा, अपना लोटनिक बल हो गया, लोटनिक घर्षण बल हो गया। तो देखिए घर्षण बल के उपयोग की अगर हम बात करें, तो अभी हमने देखा कि जैसे हम घर्षण बल के कारण चल पाते हैं, चबा पाते हैं, दीवार में कील ठोक सकते हैं, तो किसके कारण होता है, घर्षण बल के कारण होता है। तो ये आज हमने पढ़ लिया तीनों बल, कौन कौन से बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और घर्षण बल। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां भारती।